ले लो, मैं गिर जाऊंगा। मंच पर विराजमान भारतीय मजदूर संघ के हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री, मेरे बहुत पुराने साथी हैं श्री पवन कुमार जी। आप कहेंगे कि साथी कैसे हैं, जरा ये भी खुलासा करो। हमें बहुत सालों तक खेल के मैदान में इकट्ठे कबड्डी खेलने का अवसर मिला है। उन संबंधों के नाते से इनका हमारा मिलना जुलना रहता है। कभी ये हमको दो काम बता देते हैं, कभी हम इनको दो काम बता देते हैं। देश के हित में मिल करके काम करते हैं और यही हमारा नारा है कि देश के हित में करेंगे काम। इसी प्रकार मेरे साथ विधानसभा के साथी हमारे घरोंडा के विधायक भाई हरिंदर जी कल्याण जी, करनाल शहर की हमारी मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक कुमार जी, उपस्थित सभी मंच पर विराजमान श्रेष्ठ जन और यहाँ उपस्थित भारतीय मजदूर संघ से संबंधित सभी हमारे कर्मचारी, मजदूर भाई, पत्रकार, छायाकार मित्रों, अंदर बैठ करके तो हम लोग आपस में कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब प्रत्यक्ष इस प्रकार का ओपन कार्यक्रम होता है तो कुछ बातें साफ साफ करने का भी मन करता है कि देश और समाज की, प्रदेश की कुछ साफ साफ बातें आपके सामने की जाएं। पहली बात, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपका मेरा क्या संबंध है। हम क्यों आपके बारे में सोचें और आप क्यों हमारे बारे में सोचें, तो इसका एक सैद्धांतिक पक्ष आपके सामने मैं रखता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि हरियाणा की ये 3.25 करोड़ जनता, ये मेरा परिवार है। तो जो परिवार माना है, तो परिवार के हर सदस्य की, उसकी चिंता करना हमारा भी काम है। परिवार के सब सदस्यों का दुख सुख वो मेरा सुख दुख है, और सब मिलकर के जब आगे बढ़ना है तो इन बातों की चर्चा हमेशा होते रहने चाहिए। अब इसमें विषय आता है कि प्रदेश के सब लोगों की चिंता मैंने क्या, हमने एक सिस्टम निकाला, बनाया, और वो है परिवार पहचान पत्र। उसमें ये ठीक है कि परिवार एक माना मैंने पूरे प्रदेश को, लेकिन फिर भी सामाजिक एक व्यवस्था के नाते से एक परिवार वो माना जाता है, माता पिता, उनके बच्चे, उनके और जो नजदीकी ब्लड रिलेशन के रिश्तेदार, उनको एक परिवार मानते हैं। तो ऐसे परिवारों की गिनती और उनका सबका डाटा ये हमारे पास होगा, तभी ध्यान में आएगा कि किसकी क्या जरूरत है, किसकी क्या क्षमता योग्यता है। जिसकी योग्यता क्षमता किसी और की भलाई करने के लिए होगी तो उसको भी अपने साथ खड़ा करेंगे कि भाई अपना भी करो, दूसरे के लिए भी कुछ करो। और जिसका लगता है कि दूसरे के करने के बजाय इसको तो अपने ही पैरों पर खड़ा होने के लिए अभी समय लगेगा, तो वो एक लोक कल्याणकारी सरकार के नाते उसका हित करना ये हमारा पहली जिम्मेवारी है। तो जब ये सारा किया है, इसमें से 71 लाख परिवार ये उसमें रजिस्टर हुए हैं। 2 करोड़ और कोई 70 लाख सदस्य कुल मिलाकर के हुए हैं, और एक 2% 3% बाकी है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग हमारे प्रदेश की जो टोटल आबादी 2 करोड़ 80 लाख के आसपास होगी। एक 5, 7, 8 लाख ऐसे हैं किन्हीं कारणों से भी रजिस्टर नहीं हुए हैं, वो अभियान लेकर के चला रहे हैं ताकि हर परिवार इसमें रजिस्टर हो जाए। जो परिवार 5 साल से कम समय हुआ है इस प्रदेश में आए हुए, उनकी अलग एक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगी। 5 साल से ज्यादा समय होगा तो फिर मुख्य सूची में वो आ जाएंगे। इसी हिसाब से उन सब की चिंता, 0 से 5 इयर्स की जो एज है, उन बच्चों की, उन मासूमों की क्या चिंता है। 5 साल से लेकर 18 साल तक
उनकी स्कूलिंग ये होनी चाहिए, और जो आवश्यकता है उसकी हम चिंता करेंगे। 18 साल से 25 साल 24 साल तक ये हायर एजुकेशन का पीरियड होता है। इस प्रकार से उनकी स्किलिंग, ट्रेनिंग, उनकी योग्यता बढ़ाना, हुनर बढ़ाना, ताकि वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हों, कैसे इस कंपटीशन में आगे बढ़ें। ये युग कंपटीशन का है। कंपटीशन में अंतर रहेगा कि जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा, योग्य नहीं होगा आजीविका उसको भी मिलेगी, पेट उसका भी भरेगा, परिवार उसका भी चलेगा, लेकिन योग्यता में कहीं ना कहीं अगर कमजोर है तो थोड़ा पीछे काम धाम में रहेगा। और ये सिस्टम कोई आज का नहीं है, आदिकाल से। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो प्रतियोगिता ही नहीं होती, फिर आदमी मेहनत ही नहीं करता, होड़ में आगे नहीं बढ़ता। हर कोई कहता ठीक है, जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला न सही। लेकिन उनको अगर कंपटीशन में आगे बढ़ाना है तो योग्यता का सम्मान होना चाहिए। इसके बाद 24 साल के बाद 60 साल तक की आयु, ये ऐसा पीरियड होता है जो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने काम नाम के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, प्राइवेट हो सरकारी हो, इन चीजों में आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए भी करे, अपने भी लिए करे, जनता के लिए, प्रदेश के लिए भी करे, देश के लिए भी करे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के लिए भी करते हैं, जो दुनिया के लिए भी करते हैं, कहीं तक पहुंच जाते हैं। 60 साल के बाद ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति काम करने की उसकी आयु, जो अधिकतम क्षमता जो होती है वहां तक होती है। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि क्षमता खत्म होती है, लेकिन शरीर का एक धर्म है वो धीरे धीरे घटती है। उनको भी सामाजिक सुरक्षा ये चाहिए। सामाजिक सुरक्षा 60 साल से लेके जीवन के अंतिम सांस तक ये सुरक्षा सबको मिलनी चाहिए। वो भी हम चिंता करते हैं, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन है, चाहे उसके अंदर और अतिरिक्त जितनी भी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं बनाते हैं। तो इसलिए हर एक व्यक्ति की, हर एक परिवार की चिंता ये हम कर रहे हैं। इसी में विषय आता है, क्योंकि हम जिस आयु वर्ग के हैं वो सामान्यतः सभी 24 वर्ष से 60 वर्ष के बीच के हैं। 24 से छोटा तो नहीं बैठा कोई, नहीं है ना। तो हम उस वर्ग के हैं जिनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए काम चाहिए। अब ये सरकारों का एक सिस्टम चलता है, 2014 से पहले के सिस्टम आपको सबको पता है। अव्यवस्थाओं का ये घर बना हुआ था। हमने व्यवस्थाओं को ठीक किया, व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, और ये कहा कि अपना पराया छोड़कर एक परिवार मानकर। मैंने इसी करनाल की धरती पर एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणा में एक। ये करनाल के हमारे बंधु बता सकते हैं, यही का नारा है ना। अभी एमएलए बना नहीं था मैं, उससे पहले यहाँ जब मेरा प्रचार अभियान चला 20-22 दिन, तो यहाँ इसी ही भूमि पर हरियाणा एक, हरियाणा में एक की बात कही थी। तो उस नाते से बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ना है। लेकिन कांग्रेस के सताए हुए लोग, अब मैं ये बात ऐसी कह रहा हूं, हो सकता है कोई इसमें से कह दे कि तो आप राजनीतिक बात करें। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं शासन की, प्रशासन की बात कर रहा हूं कि शासन की व्यवस्थाएं खूब उबड़ खाबड़ थी। किसका स्वार्थ था, किसका नहीं था, क्या उसमें से उनको लाभ था, कौन सा उनका हित था, ये बातें विश्लेषण की हैं। लेकिन यही अपना कर्मचारी वर्ग, कम से कम 10-12 प्रकार की ऐसी नौकरियां जो कोई हाई कोर्ट में रुकी, हाई कोर्ट में लड़ाई लुड़ी चलती रही, फिर कोई ना कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहां रुकी, कितने प्रकार के झंझट ये सारे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो वर्ग यहाँ बैठा है अधिकांश उसी बीमारी का मारा हुआ है, वही झटके आपको लगे हुए हैं। तो उसमें से कैसे निकाला जाए, सबको निकाल करके आगे बढ़ाते बढ़ाते चीजें यहाँ तक लेके आए हैं। हमने व्यवस्थाएं बनाई है कि रेगुलर नौकरी पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। और हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे वो HPSC है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, पिछले 8 साल में 1 लाख से ऊपर लोगों को हम ये रोजगार सरकारी नौकरी में दे चुके हैं, 1 लाख से ऊपर। और उन 1 लाख से हम पूछते भी हैं, समय समय पर कभी कभी कुछ शिकायत मिलती भी है, क्योंकि व्यवस्था ठीक एक दिन में नहीं होती। जंग लगा हुआ इस व्यवस्था का, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा गुण जो हमको मिल जाता है उसको हम रगड़ते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। चाहे हमारा नजदीकी आदमी हो तब भी नहीं छोड़ते हैं। और आज भी हम कहते हैं कि अव्यवस्था का एक भी आलम आपको पता लग जाए, हमको बताओ,
कि इस नौकरी में फॉर्म भरने में कहीं लालच दिया हो आपको कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको नंबर बढ़ा दूंगा, मैं आपको इंटरव्यू में ये करा दूंगा, मैं आपको ये स्टेशन दिला दूंगा, कोई पता लग जाए कभी भी आप अपने नेताओं के माध्यम से हमारे पास भेज देना, बख्शा नहीं जाएगा कोई। अब कितने ही गैंग मिले हमें जो इन परीक्षाओं में पेपर लीक करने के मामले में हमको मिले, नकल कराने में मिले, सीटर बन करके बैठने वाले मिले, नाम किसी का पेपर कोई और दे के आ रहा है, ओवर राइटिंग ये करते हुए मिले, और सिखा दिया जाता था परीक्षार्थी को पेपर खाली छोड़ाइए मैं देख लूंगा, ऐसा बताया जाता था। हमने उसमें से कई सिस्टम निकाले, और एक सिस्टम तो अभी पिछले साल भर से क्या निकाला कि अगर एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं ABCD, एक टिक करना है, व्यक्ति खाली छोड़ के ना आ जाए। हमने एक बार तो ये किया था कि 5वां एक और है कि मैंने इसमें से एक भी मुझे नहीं आता है, 5वां टिक करो, अगर 5वां भी टिक नहीं होगा तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगी, ताकि वो आदमी अगर खाली छोड़ के आएगा तो बाहर ही हो जाएगा। फिर ईमानदारी से बताओ कि 4 उत्तर हैं, मैं नहीं ले पा रहा कि इसमें से कौन सा ठीक है, और सब ठीक होते तो आगे बढ़ता ही है, खाली छोड़ेगा तो वैसे ही नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी, ताकि वो इस भरोसे ना रहे कि मैं किसी को पेपर दे के आऊंगा, बाद में सेटिंग हो जाएगी उसके, कोई भी टिक 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 करके और मेरे पेपर को सॉल्व कर देगा। बहुत सी व्यवस्थाएं बनाई, योग्यता पर आगे बढ़े। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि सब तो एक जैसे योग्य नहीं है, और सबको सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। मैं ये भी हिसाब आपको बता देता हूँ, कुल मिलाकर के हमारे यहाँ वर्किंग क्लास के जो यानी लोग हैं, जो मैं अभी कह रहा था कि 24 साल से लेकर के और 58-60 साल तक, ये लोग लगभग 1 करोड़ हैं, लगभग 1 करोड़। अब 1 करोड़ लोगों में से नौकरी कितनों को है? सिर्फ 4 से 5 लाख लोग सरकारी नौकरी करते हैं, 2 से 2.5%। कितना बैठेगा? ज्यादा बैठेगा, 1 करोड़ से 4-5%, 5% लोग हैं। ये टोटल आबादी का 2-2.5% है, लेकिन वर्किंग क्लास में से अगर लगाएं तो 5% ही लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। अब 90%, 95% लोगों को काम तो उनको भी चाहिए। कुछ तो पैतृक काम करते हैं, किसान का बेटा खेती करेगा, लोहार का बेटा अपने काम में बैठ जाएगा, नाई बेटा वो भी अपना बाल तो काटेगा ही किसी के, अब अपने अपने काम में सब लगे हैं। कुछ लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर देना पड़ता है, उनके लिए स्किल यूनिवर्सिटी हमने बनाई है कि वहां ट्रेनिंग प्राप्त करो। फिर उसके लिए उसको लगता है कि मुझे अवसर नहीं मिल रहा, अवसर लेने के लिए उसको शायद पैसों की जरूरत है, लोन की व्यवस्था कराते हैं। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना बनाई, 1 करोड़ रुपए तक का लोन 1 घंटे के अंदर देने की व्यवस्था की, बहुत लोगों को लोन मिले हैं। फिर किसी को टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है, IT बेस्ड चीजें हैं, तो ऐसे जो स्टार्टअप्स हैं उनके माध्यम से काम कराए। तो ऐसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी हो रही है जो प्राइवेट इंडस्ट्री में, उसको लेकर के आए।